हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, एकदम सही होंगे। और आज का नया टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसमें से हर साल आपके सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे, ताकि ये जो हमारा चैप्टर है एकदम अच्छी तरह से कवर हो जाए और आपको फिर से इस चैप्टर को खुद से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरे इस चैनल पे बने रहिए। और मैंने पिछले जो भी वीडियोस करवाए हैं, अगर आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नोटिफिकेशन या न्यू वीडियोस डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं बस आपको बताऊंगी, आपको बस ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। इसके बाद आप जो सुनते हैं वो हमारे दिमाग में एकदम अच्छे से आ जाता है। तो सुना हुआ चीज़ हमें हमेशा याद रहता है, इसलिए हमें बस इसको सुनना है और इसके बाद आपको इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? जैसे दो बच्चे हैं, तो दोनों अगर जुड़वा हैं तो दोनों में हमें शारीरिक रूप से दोनों एक जैसे होंगे, लेकिन उन दोनों में जो है सो उनकी बुद्धि में, शारीरिक मानसिकता में, उनकी जो मानसिकता है, उनके सोचने के ढंग में, हर चीज़ में चेंज पाया जाता है। ठीक है, वो शरीर से एक जैसे होंगे, फेस उनका मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उनका जो मानसिक स्तर है, उनकी जो बुद्धि है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों की बुद्धि एक ही जैसी हो और एक ही जैसा सोच रखते हो। तो इसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता वो है जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है, स्किनर ने क्या कहा कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? जिसका हम मापन या मूल्यांकन कर सके। फिर जेम्स डेवर ने कहा कि जो अपने शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, और टॉयलर के अनुसार क्या है? टॉयलर के अनुसार रूप, रंग, आकार, कार्यगति, बुद्धि तथा उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि तथा लक्षणों में पाई जाने वाली जितनी भी विभिन्नता है वो व्यक्तिगत विभिन्नता है। ठीक है, और प्रत्येक छात्र की अपनी अलग अलग वो होती है, रुचि होती है। किसी का इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में होता है, किसी को किसी चीज़ में, खेलने में मन लगता है। तो हर एक की अलग अलग विभिन्नता, ये जो अलग अलग विभिन्नता होती है, हर एक का जो अलग अलग पसंद होता है, उसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख प्रकार होते हैं: भाषा के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता, लिंग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता और बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, और चौथा है हमारा परिवार एवं समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इन सब चीज़ों के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता है। पहले इस पर हम पढ़ लेते हैं। भाषा के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? ठीक, जब कोई व्यक्ति जो है सो व्यक्ति भाषा में विभिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। यह विकास बालक के जन्म से प्रारंभ होकर अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूर्ति की मांग इसके विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका विकास धीरे धीरे परंतु एक निश्चित क्रम में होता है। कोई बालक भाषा के माध्यम में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में अधिक कुशल होता है, जबकि बालक इस मामले में उतने कुशल नहीं होते। मतलब कहा जा रहा है सीधे तौर पे कि कोई बच्चा जो होता है वो भाषा को एकदम आसानी से सीख लेता है और किसी बच्चे को इस चीज़ को सीखने में टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ कुछ पिक्चर जो है क्लियर नहीं आया है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बस कुछ नहीं है यहाँ पर, बस बताया गया है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो भाषा को अनुकरण के द्वारा आसानी से सीख लेते हैं और उसी भाषा को सीखने में कुछ बच्चे को टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उनका मानसिक स्तर जो है वो हर बच्चे का अलग अलग है। तो कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है। तो इसे ही विभिन्नता कहते हैं और यह ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। ठीक है, भाषा सीखने में। फिर हमारा दिया गया है, नेक्स्ट है लिंग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। लिंग के आधार पर क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता? स्त्रियाँ जो होती हैं वो कोमल प्रवृत्ति की होती हैं। ठीक है, और जो लड़के होते हैं वो थोड़ा क्या कहते हैं, उतने स्त्रियों के मुकाबले उतने कोमल प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनमें विभिन्नता पाई जाती है। स्त्रियों की जो संरचना होती है और पुरुषों की संरचना भी अलग अलग होती है। समानतः पुरुष जो होते हैं वो स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं, समानतः, लेकिन कभी कभी स्त्रियाँ भी लंबी होती हैं। फिर बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो बुद्धि परीक्षण के आधार पर भी मापा गया है कि कुछ बालक अपनी आयु की अपेक्षा अधिक बुद्धि होती है उनके अंदर। कुछ छोटे बच्चे होते हैं, हो सकता है उनके वो ज़्यादा बुद्धि वाले हों और वो अपने स्तर से अधिक बुद्धि रखते हों, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बुद्धि कम होता है, तो वो अपने लेवल की भी
कहते हैं अपने लेवल के भी जो होते हैं, मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उस परिस्थिति में हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनमें अधिक बुद्धि होती है और कुछ में कम बुद्धि होती है। तो ये हमारा बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता है, ठीक है। नेक्स्ट है परिवार एवं समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो ये क्या है, इसके बालक में जो पोषण होता है, ठीक है, स्तर पर बालक समुदाय का प्रभाव पड़ता है बालक पर, ठीक है। इस प्रकार की विभिन्नता की परिवार एवं समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब कि कहा जा रहा है सीधे तौर पे कि बच्चे को जैसा पोषण मिलेगा, जैसा वातावरण मिलेगा, उसी के हिसाब से बच्चा का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इसे ही परिवार और समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जाति के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। जाति के आधार पर क्या है, तो समाज में जाति एवं नस्ल संबंधित विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन्हें दूर करने के लिए व्यक्ति को पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों, पूर्ण धारणाओं तथा नकारात्मक मनोवृत्तियों से हटकर सोचना होगा। ओके, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो पहले से चली आ रही हैं रूढ़िवादियाँ और पूर्वाग्रह जो चले आ रहे हैं कि पहले से सोचते हैं कि लड़कियां जो है वो घर का काम करती हैं और लड़के जो है सो बाहर का काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है सो हमें दूर करना है। तो ये जाति के आधार पर है। फिर संवेग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो संवेग क्या है, हमारा जो भाव है उसके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इसमें क्या बताया गया है कि बताया जा रहा है कि संवेग जो है विकास के विभिन्न बालकों में भिन्नता के लिए होता है, जबकि यह भी सत्य है कि मोटे तौर पर संवेग विशेषताएं बालकों में समान रूप से पाई जाती हैं। कुछ बालक शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत शांत होते हैं, जबकि कुछ बालक जो होते हैं वो चिड़चिड़े होते हैं, और कुछ बालक समानता प्रसन्न रहते हैं और कुछ बालक हमेशा उदासी रहते हैं। ओके, तो यही बताया गया है, ये हमारा संवेग यानी भाव के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। फिर धार्मिक आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, धर्म एवं समाज दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, ना कि अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, धर्म और समाज जो है एक है, ठीक है। और धर्म व्यक्ति के नैतिक मूल्यों एवं आचरण को नियंत्रित करता है। संसार प्रत्येक धर्म सहिष्णुता, प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, मानवता का पाठ सिखाता है, लेकिन विभिन्न धर्मों को मापने वाले लोगों में धार्मिक आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता उनके आचरण एवं व्यवहार में अलग अलग होती है। तो जो विभिन्न अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग भावनाएं होती हैं, तो वही बताया जा रहा है, ठीक है। फिर शरीर के विकास के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इसमें क्या है, इसमें शरीर सृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है। वो क्या है, शरीर में विभिन्नता के रंग, रूप, आकार, भार, कद, शारीरिक गठन, यौन भेद, शारीरिक परिपक्वता आदि जो है, जो भी चेंजेस है हमारे शरीर में, ठीक है। किसी का आँख का कलर ब्लैक है, कोई कलर में ब्लैक है, कोई वाइट है, ठीक है, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं। तो ये जो भी विभिन्नता पाई जा रही है ये हमारे शरीर के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता है, शरीर के विकास के आधार पर। अभिवृद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। सभी बालकों की अभिवृद्धि एक समान नहीं होती, सभी बालकों की रुचियाँ भी समान नहीं होती। कुछ बालकों में पढ़ाई के प्रति अभिरुचि अधिक होती है, जबकि कुछ बालकों में नहीं होती है। मतलब कुछ बच्चों में क्या होता है, पढ़ाई के प्रति उनका मन लगता है, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं। तो यही बताया गया है। फिर व्यक्ति के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं के व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ बालक अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। अंतर्मुखी का मतलब है कि वो मतलब खुल के किसी से बात नहीं कर पाते हैं, जो होता है वो अपने अंदर ही रखते हैं। और कुछ बालक जो होते हैं बहुमुखी होते हैं, जो तुरंत किसी से साथ मिलते हैं और तुरंत घुल मिल जाते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने पर योग्यता से प्रभावित हो या न हो, परंतु उसके व्यक्तित्व से जरूर प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। तो यही बताया गया है। फिर टॉयलर के अनुसार क्या है, टॉयलर के अनुसार कहा गया है कि संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नता के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। तो क्या बताया जा रहा है कि योग्यता की जो विभिन्नता है उससे अधिक जो है व्यक्तित्व की विभिन्नता से लोग प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है गत्यात्मक कौशल के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। ये क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि क्या कहते हैं, जब क्रो एंड क्रो ने क्या लिखा है कि शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। इसके बाद इसमें उन्होंने बताया है कि जो शारीरिक क्रियाओं में जो सफल होने की योग्यता होती है, एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है
विभिन्नता के कारण, क्या कारण है जिससे व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं? तो पहला है हमारा, कौन सा कारक है हमारा, है वंशानुक्रम, हमारी हेरिडिटी। व्यक्तित्व विभिन्नता का एक प्रमुख कारण वंशानुक्रम को माना जाता है। इसके कारण व्यक्ति का मानसिक विकास, बुद्धि, चिंतन, दृष्टिकोण, व्यवहार, संकरण, सोच एवं शारीरिक विकास, लंबाई, शरीर का रंग में अंतर पाया जाता है। तो जो है वंशानुक्रम के कारण क्या होता है, वंशानुक्रम के कारण एक व्यक्ति की बुद्धि, चिंतन और व्यवहार, जो भी चीज़ें हैं, शरीर का बनावट जो भी है, वो हमारे वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा वातावरण। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका या परिवेश का बालक के जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वातावरण के कारकों द्वारा भी बालकों के अंतर पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जिस प्रकार पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण होगा, बालकों के व्यक्तित्व का विकास भी वैसा ही होगा। वातावरण के माध्यम से ही बालकों का सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक, प्रगतिशील सोच इत्यादि विकसित होती है। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों व्यक्तित्व विभिन्नताओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जैसा वातावरण बच्चे को मिलेगा, जैसा परिवेश मिलेगा, उसी हिसाब से उसकी व्यक्तित्व में विभिन्नता आएगी। अगर बच्चे को अच्छा समाज मिल रहा है, अच्छा वातावरण मिल रहा है, तो उसके क्या होगा, बच्चा अच्छा नागरिक बनेगा। और उसे वहीं पर गलत वातावरण मिल रहा है तो बच्चा वही सीखेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है लैंगिक विभिन्नता, लिंग के आधार पर, जेंडर डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, लैंगिक विभिन्नता के कारण भी व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है। लड़कियों का शारीरिक एवं मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा पहले होता है। तो लैंगिक विभिन्नता क्या है, जो लड़कियों का जो शारीरिक विकास है वो जल्दी होता है लड़कों की अपेक्षा। ठीक है, इसका मतलब है लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, वही बताया गया है। फिर जाति, प्रथा एवं राष्ट्र का प्रभाव, इसका भी प्रभाव व्यक्तिगत विभिन्नता पर पड़ता है। जाति के आधार पर व्यक्तित्व अंतर पाया जाता है। जाति का प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर भी पड़ता है। राष्ट्र का प्रभाव भी व्यक्तियों में अलग अलग होता है, जैसे अंग्रेज एवं भारतीयों में अंतर। तो जाति और राष्ट्र का भी प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, तो इसका एग्जाम्पल एक सीधा सीधा दिया गया है कि जो अंग्रेज है और भारतीय, उन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो इसी के आधार पर हम जो राष्ट्र और जाति का डिफरेंस पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आयु तथा बुद्धि, एज और इंटेलिजेंस। आयु के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति की आयु तथा बुद्धि का विकास अलग अलग होता है। उदाहरण स्वरूप किसी भी व्यक्ति बुद्धि लब्धि IQ जो है वो क्या है 30 है तथा किसी की 70 या 170 के बीच है। ठीक है, तो जैसे बताया गया कि सब में बुद्धि के हिसाब से, आयु के हिसाब से भी बुद्धि लब्धि क्या होती है, अलग अलग होती है। फिर परिपक्वता के आधार पर परिपक्वता को लेकर भी दो व्यक्तियों के बीच अंतर पाया जाता है। परिपक्वता किसी व्यक्ति में पहले तो किसी में बाद में आती है। यह व्यक्ति के मानसिक विकास पर निर्भर करती है। तो परिपक्वता में क्या बताया गया, परिपक्वता में बताया गया कि किसी व्यक्ति का जल्दी परिपक्व हो जाता है और किसी को टाइम लगता है। फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर क्या बताया गया, पारिवारिक आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा का स्वरूप भी व्यक्तिगत विकास में अंतर लाता है। दो असामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों का मानसिक विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी इत्यादि का विकास अलग अलग होता है। तो बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता पर जो है सो उसका आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे उसके परिवार की या उसके समाज की जैसी अर्थव्यवस्था होगी, उसी के हिसाब से बच्चा में डिफरेंस पाया जाएगा। फिर क्या है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधि। हम व्यक्तित्व की विभिन्नता को कैसे जान सकते हैं, तो परीक्षण विधि द्वारा, टेस्ट मेथड द्वारा, फिर व्यक्तिगत परीक्षण द्वारा और उपलब्धि परीक्षण द्वारा, या फिर बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अभिलेख विधि और व्यक्तिगत इतिहास विधि द्वारा। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले इस पर नज़र डालें। ये क्या है हमारा, तो ये है परीक्षण विधि। ठीक है, तो परीक्षण विधि क्या है, टेस्ट मेथड। इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, संवेग संबंधित परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण तथा अभिवृत्ति परीक्षण इत्यादि आता है। ओके, इसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट के अंतर्गत बालकों को गुण का परीक्षण किया जाता है। बालक में, एक बच्चे में कौन सा गुण है वो पता किया जाता है। तो इससे व्यक्तित्व का विकास, सृजनशीलता,
प्रेक्षण विधियाँ आती हैं इसके अंतर्गत। फिर है उपलब्धि का परीक्षण। ये क्या है? अचीवमेंट टेस्ट। शैक्षणिक ज्ञान के आधार पर यह परीक्षण होता है। तो बच्चा मतलब शैक्षणिक ज्ञान के आधार पर बच्चे ने क्या सीखा। ओके, तो बुद्धि परीक्षण। अब इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया। मनोवैज्ञानिक ने अनेक प्रकार की बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसके हमारा बुद्धि परीक्षण, हाँ ये रहा बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के आधार पर क्या बताया गया है कि मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने अनेक प्रकार की बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसके प्राप्तांक के आधार पर बुद्धि लब्धि ज्ञात किया जाता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि बुद्धि परीक्षण का अलग अलग निर्माण किया, और उनके अनुसार जो मतलब जिनका बुद्धि लब्धि अधिक है वो अधिक अंक प्राप्त करते हैं, और जिनका बुद्धि लब्धि कम है वो कम अंक प्राप्त करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सामूहिक अभिलेख विधि। तो ये क्या है? इसमें छात्रों से संबंधित क्रमबद्ध रूप से सूचनाएं अंकित की जाती हैं, जैसे उपस्थिति, रुचियां, स्वास्थ्य, सामान्य योग्यताएं, विशिष्ट कौशल, व्यक्तिगत गुण, विद्यालय का कार्य तथा प्रधानाचार्य का दृष्टिकोण, मत इत्यादि। मतलब यह सामूहिक अभिलेख जो है इस एक टाइप का रिजल्ट मतलब बच्चे का वो बनाया गया है, सूची बनाया गया है क्रमबद्ध रूप से, जिसमें क्या करते हैं हम बच्चे की उपस्थिति, उनकी रुचियाँ, उन्हें क्या पसंद है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनमें योग्यताएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से कौशल हैं उनमें, और फिर प्रधानाचार्य का मतलब बच्चे टीचर का एक प्रधानाचार्य जो है, एक टीचर जो है उस का जो है उस बच्चे के प्रति कैसा मतलब वो है, बच्चा कैसा है उसके प्रति कैसा उनका सुझाव है, उन सब चीज़ों का एक सूचीबद्ध किया जाता है। उसे ही सामूहिक अभिलेख विधि कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है व्यक्तिगत इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मैथड। इसमें क्या होता है? इस व्यक्ति के परिवार, शिक्षक, पड़ोसी, मित्र तथा संबंधी से जानकारी लेकर व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाया जा सकता है। मतलब एक बच्चे के जो मतलब अगल बगल जो भी लोग रह रहे हैं, जैसे उनके परिवार के लोग, उनके आसपास के लोग, फिर उनके शिक्षक, मित्र जो भी है, उन सब का जानकारी लेकर हम व्यक्तित्व इतिहास का उसके पता लगा सकते हैं कि बच्चा कैसा होगा। उसके अगल बगल जैसे लोग रहेंगे, बच्चा का व्यक्तित्व भी उन्हीं के हिसाब से होता है, वैसा ही होगा। तो फिर नेक्स्ट है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो निम्न प्रकार से है। शिक्षा का स्वरूप, फिर पाठ्यक्रम का निर्धारण। फर्स्ट है शिक्षा का स्वरूप, और सेकेंड है हमारा क्या? सेकेंड है हमारा पाठ्यक्रम का निर्धारण। तो शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि बालकों की रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं आदि में अंतर होता है, अतः सभी बालकों के लिए सामान्य शिक्षा का आयोजन सर्वथा अनुचित होता है। मतलब सब बच्चों में रुचि एक जैसी नहीं होती, इसीलिए जो होता है बालकों का एक जैसा शिक्षा एक जैसा हम नहीं दे सकते हैं। तो इसी पर मनोविज्ञान जो है जोर डालता है। तो बच्चों में जैसी रुचि है उसी हिसाब से उनका क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंद बुद्धि, पिछड़े हुए बालक तथा शारीरिक दोष वाले बालकों के लिए अलग अलग विद्यालय में अलग अलग प्रकार की शिक्षण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधकों को कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कक्षा का आकार तय करने में भी व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान विशेष सहायता देता है। यदि कक्षा के अधिकतर बालक अधिगम में कमजोर हो तो कक्षा का आकार कम होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर डालता है। इसके अनुसार बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि बच्चे की जिसमें रुचि है उसी के आधार पर हमें बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। और ठीक है, और उनका जो है सो अगर मंद बच्चे जो है सो सीखने में समर्थ नहीं है तो क्या करना चाहिए? हमें बच्चों को क्लास जो है वो छोटी छोटी कक्षाओं में बांट देना चाहिए, ताकि अगर एक साथ बहुत सारे कमज़ोर बच्चे पढ़ेंगे तो फिर उनको हम ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। और कक्षा का आकार अगर छोटा होगा तो बच्चे जो है जल्दी समझेंगे कोई चीज़, और हम अच्छे से उन बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे।
फिर पाठ्यक्रम का निर्धारण। पाठ्यक्रम का निर्धारण क्या है? पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं विकास में भी व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रमुख भूमिका होती है। बालकों की आयु, कक्षा आदि ई को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है एवं उन्हें अलग अलग प्रकार से लागू किया जाता है। उदाहरण स्वरूप बच्चे की पुस्तकें अधिक चित्रमय एवं रंगीन होती हैं, जबकि जैसे जैसे कक्षा एवं आयु में वृद्धि होती है उनकी पुस्तकें के स्वरूप में भी अंतर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार प्राथमिक कक्षा में बच्चों के खेलकूद द्वारा शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। जैसे बताया जा रहा है कि पाठ्यक्रम जो होता है वो भी बच्चे को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। बच्चे की क्या आयु है, क्या एज है, बच्चा क्या सीखने के एबल है, तो उसमें सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर एक बच्चा का पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनके पुस्तकों में क्या होता है, रंगीन फोटो पिक्चर दिया जाता है ताकि बच्चा उस किताब के प्रति आकर्षित हो और ध्यान दें। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं, उनको खेल कूद के द्वारा सिखाया जाता है। तो यही सब बातें बताई जा रही हैं। इसके बाद है बालकों के निर्देश में भी व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेष भूमिका होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता को समझकर शिक्षक को यह समझ पाते हैं कि किस प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाए। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षक को बालकों के शारीरिक दोषों को समझने में भी सहायता प्रदान करता है एवं इसमें ध्यान में रखते हुए वे उन बालकों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर पाते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर बच्चे की जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में हमें पता चल रहेगा तो हम क्या पता कर पाएंगे कि बच्चे में कौन सा दोष है। अगर कोई शारीरिक दोष है उसके बारे में भी एक टीचर को पता चल पाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा दूंगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं आया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि दो व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से अलग हो, केवल मानसिक रूप से अलग हो, शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों से अलग हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है? जो दो व्यक्ति हैं वो शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक में से यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि जो व्यक्तित्व का विभिन्नता है उसका तात्पर्य क्या है, उसका मतलब क्या है, जिससे हम उसका मापन या मूल्यांकन कर सके। तो ये किसका कथन है? ये टॉलर का कथन है, कोलहर का कथन है, स्किनर का कथन है या मैस्लो का कथन है? ये हमारे स्किनर का कथन है। ठीक है, कि बच्चे व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे मापी जा सकती है? तो मापन और मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी विभिन्नता दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है, आप एक टीचर हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपके क्लास में क्या देखा जा रहा है कि बहुत सारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखी जा रही हैं। तो आप एक टीचर होने के नाते इसका कारण क्या है, इसका पता करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं। बिल्कुल नहीं। आपकी कक्षा के कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते। ये भी नहीं। भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा थर्ड। भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन कर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता का प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो है लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका क्या रीज़न है? कक्षा में उनके बैठने का क्रम, व्यक्तिगत विभिन्नता, विद्यालय आने व जाने के उनके भिन्न स्थान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? व्यक्तिगत विभिन्नता। जो आपकी कक्षा में छात्र जो हैं, कुछ बच्चे जो है कोई भी चीज़ जल्दी सीख जा रहे हैं, परिपक्व जल्दी हो जा रहे हैं, और कुछ बच्चे उसी चीज़ को सीखने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। तो ये क्या रीज़न हो सकता है इसका? व्यक्तिगत विभिन्नता। क्योंकि हर बालक में, हर बच्चे में और हर इंसान में जो सीखने का वो है, वो क्या कहते हैं, हर में अलग अलग है।
कुछ जल्दी सीख जाते हैं और कुछ वही चीज़ को सीखने में टाइम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या है? उसका विशिष्ट शारीरिक विकास, उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, उसका विशिष्ट संवेगात्मक विकास और उसका विशिष्ट सामाजिक विकास। तो कौन सा विकास के कारण वो जो है सो 7वीं कक्षा में है लेकिन वो 10वीं कक्षा के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेता है? तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास उसके अंदर। मानव के व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? केवल परिवार का, केवल समुदाय का, परिवार एवं समुदाय दोनों का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो मानव के विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? उसके परिवार और समुदाय दोनों का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? वातावरण, वंशानुक्रम, आयु। तो कौन सा कारण है? तो ये सभी। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है केवल वंशानुक्रम कारक, केवल वातावरणीय कारक, वंशानुक्रम एवं वातावरणीय दोनों कारक, उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नता को वंशानुक्रम और वातावरणीय दोनों कारक प्रभावित करते हैं। शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से यह कथन किसका है? वाइगोत्स्की का, थॉर्नडाइक का, क्रो एवं क्रो का, स्किनर का। शरीर की क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। यह कथन क्रो और क्रो का है। व्यक्तिगत विभिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट है उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए। थर्ड, लिखने तथा सीखने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए। इसमें से कौन सा सही होगा? हमारा सभी होगा। ठीक है, तो बच्चे को खेल विधि द्वारा भी सिखाना चाहिए और बच्चे को मौखिक रूप से गणना पहले से सिखाना चाहिए। फिर उन्हें लिखने और सीखने से पूर्व बच्चों को चित्र बनवाने चाहिए। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। यह विकास डैश से सिद्धांत पर को दर्शाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये क्या दर्शा रहा है? सीमा जो है किसी भी चीज़ को आसानी से समझ जा रही है और जो लीना है उसी चीज़ को समझने में क्या कर रही है? ज़्यादा टाइम ले रही है। तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? ये व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शा रहा है। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट सही होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता होती है किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता का होना। नेक्स्ट, दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक, मानसिक एवं संवेदनात्मक स्वरूपों में विभिन्नता। सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होता है। सभी की बुद्धि क्षमता का असामान्य होना। तो क्या होगा इसका? इसका होगा हमारा सेकेंड नंबर, दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक स्वरूपों में विभिन्नता। दो व्यक्तियों में जिन कारणों से विभिन्नता पाई जाती है उन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत अंतर के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है? शारीरिक विभिन्नता, मानसिक क्षमता में विभिन्नता या मूल प्रवृत्ति संबंधित अंतर, व्यक्ति संबंधित अंतर। तो कौन सा अंतर है जो व्यक्तियों में क्या चीज़ के कारण पूछ रहा है? दो व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है, उनके आधार पर व्यक्तित्व के अंतर में पाए जाने वाले निर्धारण कीजिए। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है? ठीक है, इसमें नहीं है पर पूछा जा रहा है। तो कौन सा प्रकार है जो व्यक्तिगत विभिन्नता पर नहीं है? तो पहला है हमारा शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, मूल प्रवृत्ति संबंधित अंतर या व्यक्तिगत संबंधित अंतर। तो इसमें से हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर, जो मूल प्रवृत्ति अंतर है, प्रवृत्ति संबंधित अंतर है, वो व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर में नहीं आता है।
नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन क्या है? मानसिक योग्यता में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? मानसिक योग्यता में विभिन्नता के अंतर्गत कौन सा कथन है जिसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता? यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता, रुचि संबंधित विभिन्नता, स्वभाव संबंधित अंतर, तत्कालीन स्थिति से परे जाने की योग्यता। तो कौन सी ऐसी योग्यता है जिसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत, मानसिक योग्यताओं के अंतर्गत नहीं रखते हैं? मानसिक योग्यताओं के अंतर्गत किसे नहीं रखा जाता है? तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्था पाई जाती है। सामान्य अवस्था, भिन्न भिन्न अवस्था, सामान्य तथा भिन्न दोनों अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न। तो प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास की अवस्था है वो कैसे है? अलग अलग है। अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है सामान्य से कम, औसत उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? जो अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास कैसा होता है? तो उनका विकास होता है कैसा? उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते। नेक्स्ट हमारा है सभी बालक में अभिवृत्ति होती है एक समान नहीं, समरूप इनमें से कोई नहीं। तो सभी बालकों में अभिवृत्ति कैसी होती है? तो वो एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। बालकों के प्रकार होते हैं केवल अंतर्मुखी, केवल बहुमुखी, अंतर्मुखी और बहुमुखी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोनों होते हैं, अंतर्मुखी बालक भी होते हैं और बहुमुखी बालक भी होते हैं। संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्ति की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यह कथन व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का है? टॉयलर, क्रो एवं क्रो, फार्डर, वाइगोत्स्की। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह टॉयलर के द्वारा दिया गया कि हर एक व्यक्ति जो होते हैं क्या होते हैं? व्यक्तिगत योग्यता विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं में अधिक प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है उनकी रुचि के आधार पर, उनकी योग्यताओं के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर, उपरोक्त में से सभी के आधार पर। तो जो बालकों का कैसा अंतर होता है, बालकों में जो अंतर पाया जाता है वो कैसे अंतर पाया जाता है? उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर, क्योंकि उनकी रुचि के आधार पर भी अंतर होता है, उनकी योग्यताएं भी अलग अलग होती है और उनकी क्षमता भी अलग अलग होती है। यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमजोर है तो उस स्थिति में अध्यापक को कक्षा का आकार रखना चाहिए, कक्षा का आकार कम होना चाहिए, कक्षा का आकार अधिक होना चाहिए, कक्षा का आकार न कम न अधिक होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कक्षा का आकार कैसा होना चाहिए? मैंने बताया है कि कक्षा का आकार जो है छोटा होना चाहिए। छोटा होगा तो एक टीचर को आसानी होगी हर एक बच्चे पे ध्यान देने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? धर्म एवं समाज दोनों हैं एक दूसरे के से पृथक, एक दूसरे के पूरक। समाज का धर्म से कोई मतलब नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धर्म और समाज क्या है? एक दूसरे के पूरक है। जाति से संबंधित व्यक्ति अंतर को दूर करने के लिए व्यक्ति को करना चाहिए केवल पूर्वाग्रह से स्वयं को दूर रखना, पूर्वधारण तथा सोच से में बदलाव लाना, नकारात्मक प्रवृत्तियों से हटकर सोचना, रूढ़िवादी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना। तो क्या करना चाहिए? जाति संबंधित जो भी व्यक्तिगत अंतर आ रहे हैं उन्हें दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पूर्वाग्रह से स्वयं को दूर रखना चाहिए। पूर्व धारणा जो पीछे से चली आ रही हैं बातें कि लड़कियां घर का काम करती हैं, लड़के बाहर का काम करते हैं, या फिर उन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन किया जाता है, जो भी नकारात्मक सोच है, रूढ़िवादी सोच है, उन सब के प्रति क्या करना चाहिए? हम लोगों को बदलाव लाना चाहिए। तो ये हमारा आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। थर्ड है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। फोर्थ है परीक्षार्थियों को संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? शिक्षार्थी को व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए?
तो एक शिक्षक को जो है सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए एक बच्चे को, ताकि वह आसानी से कोई भी चीज़ सीख सके। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने तथा औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? फर्स्ट है, यह व्यक्तिगत विभिन्नता को संतुष्ट करता है। यह हसियाकृत शिक्षार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। थर्ड है, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। फोर्थ, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो ये क्या करता है? शैक्षणिक जो है उसका मतलब होता है यह व्यक्तिगत विभिन्नता को संतुष्ट करता है। तो आधार पर जो शिक्षा में निष्पादन किया जा रहा है, वो बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नता को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करना चाहिए? फर्स्ट है, व्यक्तित्व शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। सेकंड है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम कराने के लिए। थर्ड, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। फोर्थ, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य और अयोग्य है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ठीक है, तो जो शिक्षार्थी है उनको सीखने के लिए एक विद्यालय क्या रोल प्ले करेगा? तो सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान स्तर की चर्चा का अनुगमन करना। सेकंड है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। थर्ड है, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। फोर्थ, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो एक विद्यालय को क्या करना चाहिए? तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है, पाठ्य चर्चा है, उसका पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापक को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सेकेंड है, हानिकारक है, क्योंकि इससे शिक्षार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। थर्ड, अनुप्रस्थ है, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्य चर्चा के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। फोर्थ है, लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा फोर्थ नंबर, ये लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं, मदद करते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत विभिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम से और पर्यावरण से। यह किससे संबंधित है? कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, हम लोग जो है बुद्धि और प्रेरणा, अभिरुचि जो भी चीज़ें हैं उन सब के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षार्थी अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। फर्स्ट है, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। सेकंड है, कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना। थर्ड है, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। फोर्थ है, विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो जो टीचर को क्या करना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए? विविध प्रकार के अधिगम परिस्थिति को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? एक दूसरे से जो व्यक्ति होते हैं वो भिन्न क्यों होते हैं? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच अन्योन क्रियाओं के कारण। फोर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीने का भिन्न समुच्चय प्राप्त होता है।
तो ये कौन सा रीजन है जो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं? वो होता है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण। 32 नंबर क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि फर्स्ट नंबर है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे। सेकंड है, बच्चे के से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। थर्ड है, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे। फोर्थ है, शिक्षण और आंकलन के समान और मानक तरीके हो। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? क्या कहा जा रहा है इसमें? कहा जा रहा है कि जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए अपनी कक्षा में? तो उसे क्या करना चाहिए, जो बच्चे हैं उन्हें बच्चों के फर्स्ट नंबर हो जाएगा, बच्चों के अंकों के आधार पर उनको जो है अलग कर उनको नामित करें। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।